नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर गुप्त साम्राज्य पार्ट 2 के अंदर प्रमुख शासकों की डिटेल पढ़नी शुरू की थी। उसमें हमने श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त जो हैं, इन शासकों की सविस्तार ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त की। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, इससे आगे शुरू करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य पार्ट 3, जिसमें प्रमुख जो इंपॉर्टेंट शासक जो हैं, जो पेंडिंग है, उनके बारे में सविस्तार जानकारी लेने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है, इनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी जो कल जो संस्कृत विभाग की जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी कई सारे सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जाता है हर एक कंपटीशन के नज़रिए से। तो शुरू करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य पार्ट 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रमुख शासक बचे हुए हैं इस गुप्त वंश के अंदर, उनके बारे में जानकारी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं समुद्रगुप्त के बाद में जो प्रमुख शासक बना है उसका नाम बताया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी ये प्रसिद्ध राजा हुआ, और विक्रमादित्य की जो उपाधि, मानक उपाधि है, यह सुशोभित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक बताया जाता है उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता। अगर साथियों पूछ ले कि भारतीय इतिहास में कुल कितने शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो कुल जो शासक बताए जाते हैं वो आपके 14 शासक बताए जाते हैं। इनमें सबसे पहला जो शासक बताया जाता है उसका नाम विक्रमसेन के नाम से इसे जाना जाता है, और अंतिम जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक बताया जाता है उसे हेमचंद्र सूरी अर्थात हेमू बताया जाता है, जो अकबर के समकालीन बताया जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं, इनका शासनकालीन जो समय देखने को मिलता है वो क्या बताया जाता है। तो इनका शासनकालीन जो समय हमें देखने को मिलता है, ये मिलता है 380 ईस्वी से लगाकर 380 ईस्वी से लगाकर 415 ईस्वी, 380 ईस्वी से लगाकर 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया। अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के राजधानी की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो सौराष्ट्र प्रदेश जो है इसे विजित किया। सौराष्ट्र प्रदेश जो बताया जाता है आधुनिक जिसे गुजरात कहा जाता है, सौराष्ट्र प्रदेश को विजित कर जीत लिया। सौराष्ट्र प्रदेश को विजित कर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। उज्जैन को राजधानी बनाया। उज्जैन को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया, जो धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी है इसके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, स्रोत हैं, इनमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इनके अन्य नाम हमें क्या देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो अन्य नाम जो हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के देखने को मिलते हैं, इनमें सर्वप्रथम जो नाम देखने को मिलता है उसे देवश्री के नाम से जाना जाता है। तो पहला अन्य नाम देवश्री हो गया। दूसरा जो अन्य नाम है देवगुप्त बताया जाता है, देवगुप्त। और तीसरा इनका अन्य नाम, इन्हें देवराज के नाम से भी बुलाया जाता था। देवराज भी इनका एक अन्य नाम हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनकी पत्नी का नाम क्या बताया जाता है। तो पत्नी का नाम देखने को मिलता है कुबेर नागा। कुबेर नागा। और कुबेर नागा जो हैं यह किस वंश की थी, सवाल पूछा जा सकता है। तो वंश बताया जाता है नाग वंश की। किसकी? नाग वंश की। और कुबेर नागा की कोख से जो पुत्री जन्म लेती है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो पुत्री कहलाती हैं, जिसका नाम प्रभावती गुप्ता के नाम से इसे जाना जाता है। प्रभावती गुप्ता के नाम से इसे जाना जाता है। एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे
पत्नी का नाम, वंश का नाम, पुत्री का नाम। और पुत्री का विवाह किसके साथ में हुआ, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। जो पत्नी का नाम कुबेर नागा और पुत्री का नाम बताया जाता है प्रभावती गुप्ता। चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनके शासन काल में उत्तर भारत से सबसे खूंखार जो जाति बताई जाती है शक जाति का बड़ा आक्रमण उत्तर भारत पर देखने को मिलता है। तो शकों को खदेड़ने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जो पुत्री हैं प्रभावती गुप्ता, इसका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ में इनका विवाह करवा दिया। अब शक और गुप्त जाति का गठबंधन तैयार हो गया और इन दोनों ने अपने कॉम्बिनेशन के आधार पर शक जाति को भारत से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। चूंकि इसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो उपाधि धारण की है इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इसे नोट बनाकर हम लिख सकते हैं, संजो कर सकते हैं। सुनिए आप, चंद्रगुप्त जो है इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में किया, तो चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता, अपनी पुत्री प्रभावती जो है इसका वेडिंग यानी विवाह करवाया, शादी करवाई है रुद्रसेन के साथ में। रुद्रसेन के साथ में इनका विवाह करवाया। चूंकि प्रभावती जो गुप्ता हैं ये गुप्त वंश की हो गई और रुद्रसेन जो है ये वाकाटक शासक बताया जाता है, वाकाटक वंश का बताया जाता है। जब विवाह हो गया तो इनका गठबंधन तैयार हो गया। क्या बंधन तैयार हो गया? गठबंधन। और गठबंधन के आधार पर शकों का पतन या फिर शकों को उखाड़कर उत्तर भारत से बाहर फेंक दिया। जब ये गतिविधि सामने आई तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर, शकों को जीतकर, शकों को भारत से उखाड़कर बाहर फेंकने के उपलक्ष्य में जो उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम बताया जाता है आपके विक्रमादित्य। क्या नाम बताया जाता है? इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और इसी उपलक्ष्य में, शकों का नाश करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो सिक्के प्रचलित किए हैं उस सिक्कों का भी नाम पूछा जा सकता है। सिक्के किस प्रकार के प्रचलित किए इस अवसर पर? तो चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस अवसर पर प्रचलित किए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक शासकों का गठबंधन हासिल करने के लिए अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह करवाया रुद्रसेन से। और इन दोनों का गठबंधन जब तैयार हुआ तो शकों को भारत में अपना भाग्य आजमाने के लिए इन्होंने इनका विरोध किया और इनको भारत से उखाड़ फेंका, जिसके एवज में विक्रमादित्य की क्या कर ली? उपाधि धारण की है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। आगे बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं इसके दरबारी कवि कौन कौन से बताए जाते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबारी कवि बताए जाते हैं जिनमें सर्वप्रथम नाम आता है रस सिद्ध कविश्वर कालिदास का, और दूसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है नाम है अमर सिंह। कालिदास की संपूर्ण साहित्यिक रचनाएं हमने गुप्त काल पार्ट 1 में पढ़ ली थी और अमर सिंह की भी साहित्यिक रचनाएं का जिक्र हमने गुप्त काल के पार्ट भाग संख्या 1 में हमने सविस्तार जानकारी हासिल कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इनके शासन काल में चीनी यात्री कौन सा आया था। चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था इसका नाम बताया जाता है फहियान इसका नाम बताया जाता है। चूंकि चीनी यात्री था, चीनी यात्रियों का जिक्र करें तो इत्सिंग है, हेनसांग है, फहियान है, और ये जो 3 नाम बताए जाते हैं बहुत ही ऐतिहासिक ख्याति है इनके नाम। अगर बात करें हेनसांग की तो हेनसांग की पुस्तक का भी नाम पूछा जा सकता है जिसका नाम है शी यू की। अगर पूछ ले कि फहियान जो है ये भारत में आया, चीनी यात्री जो किस शासनकाल में आया, तो शासनकाल बताया जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। अब फहियान जो है इसकी पुस्तक का नाम पूछ लिए जाए तो पुस्तक का नाम बताया जाता है फो क्वो
फोकुवती इसकी पुस्तक का नाम बताया जाता है। अगर पूछ ले कि फोकुवती जो पुस्तक है इसका अर्थ क्या बताया जाता है, तो अर्थ बताया जाता है बौद्ध देशों का वृत्तांत। बौद्ध देशों का वृत्तांत। बौद्ध देशों का वृत्तांत भी कह सकते हो, यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हो, यात्रा वर्णन भी इसे कह सकते हो। चूंकि अगर पूछ ले कि फहियान जो भारत आया है तो भारत आने का उद्देश्य क्या है, तो जब हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म के जो धार्मिक साहित्य बताए जाते हैं उनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। चूंकि विनय पिटक के बारे में सविस्तार जानकारी लेने के लिए फहियान जो है यह भारत आया था और पूरे के पूरे जगहों पर घूमकर ये वापस अपने वतन को लौटा था। यह फहियान की डिटेल हमने जान ली थी। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं इनके शासन काल में चीनी यात्री फहियान के अनुसार जो लेन देन होता था, लेन देन वो किसके जरिए होता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फहियान के अनुसार जो वस्तुओं का लेन देन होता था वो कौड़ियों से होता था। किससे होता था? कौड़ियों से वस्तुओं का लेन देन बताया जाता है। तो साथियों हमने चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इनकी उपाधि है, पुत्री है, पत्नी है, साथ ही राजधानी और इसके अलावा इनके जो दरबारी विद्वान हैं, चीनी यात्री हैं, इनकी सविस्तार जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो प्रमुख शासक बना है आपके गुप्त साम्राज्य का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका नाम बताया जाता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में हम ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे आप जरूर स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे आप नोट्स बना सकते हैं अपनी जो डायरी है उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की ऐतिहासिक जानकारी, इसकी अगर अन्य नामों के बारे में बात करें, उसके द्वारा प्रचलित जो सिक्के करवाए गए हैं उनके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। शासनकालीन सवाल भी इससे निकल कर सामने आता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है हमें नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में। तो शुरू करने जा रहे हैं अगले शासक का नाम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो शासक बना है उसका नाम है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शासन की। शासन काल क्या बताया जाता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का? तो शासन काल बताया जाता है 415 ईस्वी से लगाकर 455 ईस्वी इनका शासन काल हमें देखने को मिलता है। बात करें कुमारगुप्त महेंद्रादित्य जो हैं इनकी ऐतिहासिक जानकारी हमें कहाँ से पढ़ने को मिलती है? तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य जो हैं इनकी ऐतिहासिक जानकारी जो है हमें पढ़ने को मिलती है मंदसौर प्रशस्ति जो 473 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो नाम आता है वत्स भट्टी। वत्स भट्टी द्वारा लिखित मंदसौर प्रशस्ति जो आपकी 473 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाई गई थी। इसमें हमें कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की जो संपूर्ण डिटेल है वो जानने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की उपाधियों के बारे में। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की जो उपाधियां हमें देखने को मिलती हैं, इनमें सबसे पहली जो उपाधि है इसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्रादित्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दूसरी जो उपाधि है श्री महेंद्र। दूसरी उपाधि श्री महेंद्र। दूसरी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है यह श्री महेंद्र। और तीसरी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है इन्हें अश्वमहेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो तीन प्रमुख उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र
अश्वमहेंद्र, ये कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय की उपाधियां देखने को मिलती है। कई बार इनकी पत्नी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो पत्नी का नाम हमें देखने को मिलता है अनंत देवी। पत्नी का नाम जो देखने को मिलता है वो बताया जाता है अनंत देवी। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय की ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में। ऐतिहासिक जो उपलब्धि हमें देखने को मिलती है, ऐतिहासिक जानकारी जो कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय के बारे में हमें पढ़ने को मिलती हैं, तो वो ये बताई जाती हैं कि कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय जो हैं इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी इसे कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, यह नालंदा विश्वविद्यालय की थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हम ले लेते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की एक शाखा जिसका नाम है महायान, एक हीनयान, महायान, वज्रयान, ये बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं। महायान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, इसका ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की, पुस्तकालय जो हमें देखने को मिलता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो जानकारी हम लेते हैं, तो पुस्तकालय के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो पुस्तकालय का जो नाम बताया जाता है, यह बताया जाता है धर्मगंज नाम बताया जाता है पुस्तकालय का। दिनांक 5 अगस्त को संस्कृत विभाग की तरफ से जो लेक्चरर्स पोस्ट के लिए फर्स्ट ग्रेड पोस्ट के लिए जो कल एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था जो नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के रूप में जाना जाता। अगर बात करें पुस्तकालय की, तो पुस्तकालय में 1 लाख ताड़ के पत्तों के ऊपर लिखी गई पुस्तकें थी। और जब बख्तियार खिलजी ने इसके ऊपर अटैक किया नालंदा विश्वविद्यालय में, तो बख्तियार खिलजी ने जाते वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अंदर एक जलती हुई मसाल फेंक दी। इतिहासकार कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 6 महीने तक पुस्तकालय से धुआं निकलता रहा। इतनी पुस्तकें बताई जाती हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख जो विद्वान प्राचार्य बताए जाते हैं, वो कौन कौन से बताए जाते हैं, इनके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो विद्वान बताए जाते हैं जैसे शीलभद्र है, धर्मपाल है, चंद्रपाल। शीलभद्र, धर्मपाल, शीलभद्र हो गया, धर्मपाल हो गया। इसके बाद में चंद्रपाल और चंद्रपाल के अलावा जो प्रमुख इनके प्राचार्य विद्वान गुणमती भी बताए जाते हैं और स्त्रमती भी बताए जाते हैं। गुणमती और स्तरमती भी इसके प्रमुख प्राचार्य के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसे 200 गांवों का अनुदान प्राप्त था। 200 गांवों का अनुदान, इस विश्वविद्यालय को 200 गांवों का अनुदान प्राप्त था। क्योंकि अगर नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर किसी को एंट्री लेनी है पढ़ने के लिए, तो जो प्रमुख जो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री लेने के लिए सबसे पहला जो साक्षात्कार लिया जाता था, वो द्वारपाल के द्वारा लिया जाता। उसके बाद में आपको एडमिशन मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध है, शास्त्र विद्या है, इसके साथ में संगीत विद्या, जादू टोना है, गणित के बारे में या फिर बौद्ध धर्म के साहित्यिक जानकारी आदि बहुत सारे यहाँ पर विषय वस्तु पढ़ने को मिलते थे ये नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय जो हैं, इनके द्वारा प्रचलित जो सिक्के हैं, कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय के द्वारा जो प्रचलित सिक्के करवाए गए हैं वो किस धातु के थे? तो धातु का नाम बताया जाता है चांदी के। और सिक्के जो प्रचलित करवाए गए हैं वो किस आकृति के बताए जाते हैं? मयूराकृति। मयूरा आकृति के जो सिक्के हैं
किस गुप्त शासक ने प्रचलित करवाए थे, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो नाम आता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में। तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी ले ली। अब हम बात कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य के अंतिम प्रभावशाली शासक स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुप्त वंश के अंतिम प्रभावशाली शासक के बारे में, जिसका नाम बताया जाता है आपके स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। अब स्कंदगुप्त जो है, इनका शासनकालीन समय हमें क्या देखने को मिलता है, तो शासनकालीन इनका समय जो देखने को मिलता है 455 ईस्वी से लगाकर 467 ईस्वी तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। अगर पूछ ले स्कंदगुप्त की उपाधि के बारे में क्वेश्चन, तो उपाधि इनकी बताई जाती है विक्रमादित्य। क्या नाम? विक्रमादित्य उपाधि बताई जाती है। चूंकि विक्रमादित्य की जो उपाधि है इन्होंने अंगीकार क्यों की है, तो बताया जाता है हूणों का सफल विरोध करने के कारण। हूणों को मलेच्छ जाति के नाम से जाना जाता था और ये नाम दिया है ब्राह्मणों ने। किसने नाम दिया? ब्राह्मणों ने। हूणों का सफल विरोध। चूंकि अगर पूछ ले सवाल कि गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हूण जाति का आक्रमण हुआ, तो नाम बताया जाता है आपके स्कंदगुप्त। अगर बात शक जाति की करें तो नाम आता है आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके बारे में जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। तो हूण जाति का सफल विरोध करने वाला जो शासक है उसका नाम स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त जो हैं, इनके नाम प्रसिद्ध जो उपलब्धि हमें देखने को मिलती है, जो कई बार सवाल का रूप ले चुकी है, तो वह है आपके सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण या रखरखाव या फिर रिपेयरिंग इसको कह सकते हो, ये किसके द्वारा करवाई गई थी? स्कंदगुप्त के द्वारा। तो सुदर्शन झील जो है इसका पुनः निर्माण सौराष्ट्र प्रांत जो है के गवर्नर, सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर चक्रपाणी के द्वारा इस झील का पुनः निर्माण करवाया गया। सुंदर दिखने वाली झील समय के साथ में इसके तटबंध टूट गए तो बुरी दिखने लग गई। अब बुरी दिखने लग गई तो इसके तटबंधों को वापस रिपेयरिंग करवाया गया, तो बुरी दिखने वाली जो झील है ये गुड लुकिंग हो गई, जिसके कारण इसका नाम सुदर्शन झील पड़ा है। निर्माण कब हुआ? तो नाम वंश का नाम बताया जाता है मौर्य शासनकाल। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त जो हैं इनकी राजधानी के बारे में। तो स्कंदगुप्त की जो राजधानी बताई जाती है वह अयोध्या बताई जाती है। क्या बताई जाती है? अयोध्या के नाम से इसे जाना जाता है। अयोध्या का अपने आप में एक इतिहास है, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर। कल अपने लिए एक नया क्वेश्चन जारी हुआ कि राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो कब किया गया था? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का पुनः शिलान्यास किया गया था। 12:30 पर महायोग बना था शिलान्यास का। आगे बढ़ते हैं सिक्कों के बारे में जानकारी। तो स्कंदगुप्त के द्वारा जो प्रचलित सिक्के हैं इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। चूंकि एक बार और बताना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग जिसे गुप्त काल कहा जाता है, यह अपने पतन की ओर उन्मुख कब हुआ? जब स्कंदगुप्त का शासनकाल गुजरा तो उस समय के बाद में हूणों का बहुत ही ज़्यादा आक्रमण होने लगा था उत्तर भारत पर, जिसके कारण गुप्त वंश जो है अपने पतन की ओर उन्मुख हो गया। स्कंदगुप्त के बाद में एक भी शासक ऐसा नहीं हुआ जो सफल प्रतिरोध कर सके हूण शासकों का, हूण आक्रमणकारियों का। तो सिक्के जो बताए जाते हैं स्कंदगुप्त के द्वारा जो प्रचलित वो स्वर्ण मुद्राएं बताई जाती है। कैसी? स्वर्ण मुद्रा। अब स्वर्ण मुद्रा जो है इनका वजन अगर पूछ ले तो 146 ग्रेन
इनका वजन हुआ करता था। और अगर पूछ ले कि भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा मिलावटी सिक्के, सबसे मिलावटी सिक्के, सबसे मिलावटी सिक्के, सबसे मिलावटी सिक्कों का प्रचलन जो है किन के शासनकाल में हुआ, तो नाम आता है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त के शासनकाल में मिलावटी सिक्कों का प्रचलन भारत में शुरू हो गया था। अब स्कंदगुप्त जो हैं इनकी संपूर्ण जानकारी हमने ले ली। अब हम बात कर लेते हैं गुप्त वंश के अन्य शासकों के बारे में। गुप्त वंश, गुप्त वंश के अन्य शासक, गुप्त वंश के अन्य शासक जो हमें देखने को मिलते हैं, इनके नाम पूछे जा सकते। सबसे अंतिम शासक कौन था, वह शासक कौन था जिसके शासनकाल में भारत का पहला सतीत्व व्रत धारण करना, सती प्रथा का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो स्कंदगुप्त के बाद में अगला जो शासक बना है, इसका नाम बताया जाता है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के पश्चात जो अगला शासक बनता है, इसका नाम है नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त के बाद में अगला जो शासक बनता है गुप्त वंश का, उसका नाम कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय। और कुमारगुप्त द्वितीय के बाद में अगला जो शासक बनता है, उसका नाम बुधगुप्त। क्या नाम? बुधगुप्त बताया जाता है। बुधगुप्त के बाद में अगला जो शासक हमें देखने को मिलता है, बुधगुप्त के बाद में उसका नाम बताया जाता है आपके बालादित्य। क्या नाम? बालादित्य। बुधगुप्त के बाद में बालादित्य। बालादित्य के बाद में जो शासक बनता है, इसका नाम भानुगुप्त बताया जाता है। भानुगुप्त के बाद में अगर पूछ ले कि गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो उसका नाम कुमारगुप्त तृतीय के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त थर्ड के नाम से या तृतीय के नाम से जाना जाता है। अब इन शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो शासक जिसके शासनकाल का सबसे पहला जीवंत उदाहरण सतीत्व प्रथा, सती प्रथा, भानुगुप्त जो हैं इनका एक सेनापति हुआ था। सेनापति का नाम बताया जाता है भोजराज। क्या नाम? भोजराज। और समय बताया जाता है आपके 510 ईस्वी। तो भोजराज के द्वारा किसी सफल प्रतिरोध का, आक्रमण का विरोध करते हुए भोजराज जो है यह शहीद हुआ। क्या हुआ? शहीद हुआ। तो भोजराज जब शहीद हुआ तो भोजराज की पत्नी शहीद हुआ, तो भोजराज की जो पत्नी जो है, पत्नी ने सतीत्व व्रत धारण किया। धारण किया, सतीत्व व्रत क्या किया है? धारण किया। और यह जो सतीत्व व्रत हमें देखने को मिलता है, ये भारत का पहला सती प्रथा, भारत का पहला सती प्रथा, सती प्रथा का उदाहरण, भारत का पहला सती प्रथा का उदाहरण जो है यह भानुगुप्त के भोजराज जो सेनापति हुआ था, उसकी पत्नी ने यह सतीत्व व्रत धारण किया था। अगर पूछ ले कि सती प्रथा जो जघन्य अपराध हैं के बारे में यूरोपियन इतिहासकार कौन था जिसने सतीत्व प्रथा या सती प्रथा के बारे में डिटेल लिखी है अपनी पुस्तक के अंदर, तो उसका नाम बताया जाता है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में ये बताया जाता है। और फ्रांसवा बर्नियर जो हैं, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम द ट्रेवल इन द मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य की यात्रा। मुगल साम्राज्य की यात्रा में इस बुराई का पर्दाफाश किया है। यूरोप में जाकर अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर भारत की सबसे बुरी प्रथा सती प्रथा का वर्णन किया है। किसने? फ्रांसवा बर्नियर ने। तो साथियों, हमने इस चैप्टर के माध्यम से
गुप्त काल के जो प्रमुख शासक थे, जिनमें आज हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त और गुप्त वंश के अंतिम जो अन्य शासक हैं इनके बारे में सविस्तार जानकारी ली। और आगे हम गुप्त काल की कृषि हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी हैं, गुप्तकालीन मंदिर हैं, इनके बारे में सविस्तार जानकारी लेंगे। धन्यवाद।